तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप अपनी पीक के ऊपर चल रहे हैं और कल एक और बड़ा मैच है। कल फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। अगर जीत गए तब तो चांस होगा, लेकिन अगर हार गए तो फिर तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे और हम भी फिर कोई बात करते अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन फिर भी अभी तो चांस है। कल बड़ा मुकाबला है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का ये मुकाबला है ईडन गार्डन। बहुत ही प्यारा नाम है और बहुत ही प्यारा ये शहर है कोलकाता का, जहां पे ये मैच होना है। बांग्लादेश से पहले यहाँ पे मैच खेल लिया हुआ है जिसमें बांग्लादेश नीदरलैंड से हारी थी। अगर बात करें दोनों टीमों की तो एक टीम लगातार 5 मैचेस हारकर आ रही है तो दूसरी टीम लगातार 4 मैचेस हारकर आ रही है। और पाकिस्तान का ये है कि पिछले मैच में पाकिस्तान ने फाइट किया, एंड पे जाके हारा, लेकिन बांग्लादेश बड़े वन साइडेड मैच हारा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बोर्ड ऐसा है बांग्लादेश का जिसने 5 मैचेस हारने की वजह फैन गुस्सा थे, तो उनके चेयरमैन गए अपने प्लेयर्स के पास, मैनेजमेंट के पास, और हर एक से 5 से 10 मिनट बात की और कहा कि फैंस जब जीते तो खुश होते हैं, जब हारते हैं तो दुखी होते हैं, लेकिन बोर्ड एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहता है और आगे भी खड़ा रहेगा आपके खिलाड़ियों के साथ। तसल्ली दी उनको। दूसरी तरफ एक बोर्ड है पीसीबी का, जो टीम अभी पहले 2 मैच ही हारी थी, वहीं से बातें शुरू हो गई थी कि बाबर आजम को हटाना है और फिर ऐसी सी ऐसी हरकतें शुरू होगी कि आप सब जानते हैं कि एक तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का कि कोई कुछ बातें लीक कर रहा है, कोई कुछ बातें लीक कर रहा है। और अब एक चीज तो क्लियर है कि सबने टारगेट किया हुआ है बाबर आजम का। आज पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने भी इस्तीफा दे दिया। उनको जब बुलाया गया क्या कि आपका इस एजेंसी से क्या ताल्लुक है जिसने टीम सेलेक्ट की, जिस इल्जाम लगाए गए थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि ये बोर्ड क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा। तो एक तो उनका शिकार जो हो गया ना, वो खत्म हो गया इंतजाम। अब दूसरा आता है बाबर आजम। अब बाबर आजम के खिलाफ क्या साजिश की जा रही है वो तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से बातों को लीक किया जा रहा है। लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ पीसीबी से, इनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। अभी मैच चल रहा था, मैचेस चल रहे थे, अभी पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी ये सब कुछ करने में। पाकिस्तान आ जाता तब करते अच्छे लगते। खैर, कल पाकिस्तान पे प्रेशर बाबर आजम पे एक तो मैच जितवाने का भी होगा, दूसरा बाबर आजम पे प्रेशर ये भी होगा कि पीछे बोर्ड भी साथ नहीं है, फैंस भी दुखी हैं, तो प्रेशर तो होगा। अब इस प्रेशर को कैसे आपने खत्म करना है? एक अच्छी परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस आपको देनी पड़नी है। देखिए, ये मुकाबला बड़ा खतरनाक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एंड तक मुकाबला करना है। लेकिन ये मुकाबले तभी खतरनाक रहेंगे अगर पाकिस्तान ये वाला मैच जीतेगा। तो मेरे साथ रिजवान भाई भी, अब्दुल्ला भाई भी, तो शुरुआत करते हैं रिजवान भाई से। रिजवान भाई, क्या लगता है आपको, कितना इंपॉर्टेंट ये मैच है? देखें, जो हमारे काफी सारे सुनने वाले दोस्त हैं उनके लिए तो पता नहीं इम्पोर्टेंट है कि नहीं, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। आपको पता है कि अगर और मगर का जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान की अजल से और पता नहीं अब तक रहेगी, अल्लाह करे ये खत्म हो जाए, हमारी दुआ तो है। लेकिन ये है कि अगर मगर अभी भी काफी ज्यादा इसमें शामिल है कि अगर वो जीते वो हारे, वो हारे वो जीते, तो और हम तीनों मैच जीते तो फिर कहीं ना कहीं हम चिप इन, हम फिट इन हो रहे हैं। तो चांस तो हमारे पास बहरहाल कल तक मौजूद है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कल का मैच खुदा न खास्ता हार जाते हैं तो फिर जो है मतलब इस टीम को क्रिटिसिज्म का पहले भी काफी ज्यादा सामना रहा है और कल तो बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद की जो एक किरण है ना वो दम तोड़ जाएगी सारी की सारी उम्मीदें। तो अभी भी उम्मीदें बाकी हैं, उन उम्मीदों के सहारे ही जो है कल पाकिस्तानी टीम एक मरतबा फिर मैदान में उतरेगी। और जो आपने बात की बोर्ड्स की, बोर्ड से तो मैं खुद मतलब हमेशा से ही नाला रहा हूं कि सिलेक्शन में आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन वालों को लेकर आते हैं, आप उनको फिर काम नहीं करने देते। जब ले ही आए हैं तो फिर काम उनको उनकी मर्जी के मुताबिक करने दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे बैठे वसीम, वकार और हमारे क्या कहते हैं मिसबा और राशिद लतीफ और आमिर सुहेल, बड़े बड़े नाम जो बड़े अरसे तक क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहे हैं, बोर्ड्स के ओहदेदारान किसी ना किसी टाइम में ये सब रहे हैं, आजकल भी रहते हैं। लेकिन वो फिर जब बाहर आते हैं तो फिर बताते हैं कि मतलब अंदर की कहानी कुछ ना कुछ है क्या। तो वो जो अंदर की कहानी है वो हम तक आ ही जाती है। तो मायूस कुन जो है ना वो हम मायूस होते हैं। तो इस मायूसी को खत्म करने का यही एक तरीका है कि जब आप किसी को सेलेक्ट करते हैं तो उसे पूरा एतमाद दें और कम से कम बांग्लादेशी बोर्ड से ही कुछ सीख लें कि उनको सपोर्ट करें। वही वाली बात है कि देखिए, फैंस ने तो अपना गुस्सा निकालना ही होता है, बोर्ड एक प्रोफेशनल इदारा होता है और एक मतलब हाई जिसे कहते हैं एक ट्रेंड और वेरी मतलब जिसे कहते हैं लोग होते हैं वहां पे।
तो वो कैसे एकदम से क्रिटिसिज्म कर सकते हैं अपने खिलाड़ियों पे, अपने उन खिलाड़ियों पे जिन्हें वो खुद लेकर आए होते हैं। अब आज को आप लेकर आ रहे हैं सरफराज एंड कंपनी को, सपोज वो आ भी जाती है, फिर आप 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद, इतना तो खैर नहीं लंबा आप टाइम देते, फिर उन पे शदीद क्रिटिसिज्म खुद भी करवाते हैं और फोन भी नहीं उनके सुनते, और क्या कहते हैं उनके फोन मतलब मैसेजेस का भी जवाब नहीं देते। अजीबोगरीब किस्म की जो है ना आपकी इस तरह का बिहेवियर जो होता है, तो उससे टीम का मोराल लो ही होगा। आपके कैप्टन ने क्या परफॉर्मेंस देनी है आपकी, जब कैप्टन की जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और वो उसका मोराल डाउन है और वो मायूस है अपने बोर्ड से, तो वो अपने खिलाड़ियों के अंदर कैसे मोटिवेशन लेके आएगा, कैसे वो कहेगा जी हमने फाइट करनी है। हम एक नॉर्मल सी जॉब ही कर रहे हों और हमें मैनेजर का या किसी मतलब और प्रेशर हो, तो हमारा सारी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है उधर, और हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है जहां पे हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए वहां नहीं होती, बजाय के कहीं और हो जाती है। तो हम अपना 100% नहीं दे सकते। तो बाबर एंड कंपनी से कैसे उम्मीद करते हैं, बोर्ड से यही गुजारिश है कि अभी टाइम नहीं है इन बातों का, इन चीजों का। बाकी जहां तक मैच का ताल्लुक है, देखिए तीन मैच ही हैं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी टीम ने कमबैक किया था, पाकिस्तानी टीम ने अच्छी फाइट की थी। उस पिच पे 270 शायद ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन 270 भी ठीक था क्योंकि मैच तो आपके हाथ में आ गया था। ऑस्ट्रेलिया वाला भी मैच आपने बना लिया था, लेकिन वहां पे भी आपके कुछ जो है जो सपूत उनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से वो मैच भी गया, और साउथ अफ्रीका वाला मैच भी जो है वो नवाज चैंपियन की वजह से जो है हम हारे। तो नवाज चैंपियन से तो क्रिकेट टीम को जितना, उसे क्रिकेट टीम से जितना दूर रखा जाए तो उतना ही अच्छा होगा। और अल्लाह करे कि कल तो कम से कम उसे बिल्कुल ही ना खिलाएं। और कल मेरे ख्याल में जो है ना आपके जो भी, आप तो 3 मैच बाकी है, तीनों मैच में खुदारा अल्लाह का वास्ता है इमाम को हमारी टीम से दूर रखें। मतलब मुजिर मैं कुछ क्या मतलब कहूँ कि क्या है, क्या मतलब ये क्रिकेट है, ये आपकी वो है क्या कहते हैं ओपनिंग की पार्टनरशिप, ये आपकी स्ट्रेटजी है। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आप जाएं और जाके कोई और लीग वगैरह खेलें, 200-400 स्कोर करें, सेंचुरी मारें, डबल सेंचुरी मारें, फिर ये बोर्ड आपको दोबारा वापस ले आएगा। लेकिन अभी फखर जमान को तीनों के तीनों मैच बगैर कोई सोचे समझे आप खिलाएं, और कल अच्छे की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। अच्छे की उम्मीद नजर आ रही है। अब्दुल्ला भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जरूर कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो जो कल का मैच है उसमें जो फखर जमान की बिल्कुल रिजवान भाई ने जिस तरह बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मेरा ख्याल है फखर जमान को खिलाना चाहिए और सिर्फ खिलाना नहीं चाहिए, उसे फ्री हैंड देना चाहिए। उससे कहना चाहिए भाई अपनी नेचुरल गेम खेल, जो तू पहले खेलता था वो गेम खेल, टुक टुक वाली गेम नहीं खेलनी। नेचुरल गेम खेल, वो गेम खेल जो तुझे पसंद है, जो तुझे खेलनी आती है, जिसमें तू बेस्ट है। तो इमामुल हक की जहां तक बात है, वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ना वो क्लिक किया इस पूरे वर्ल्ड कप में, एशिया कप में। तो मेरा ख्याल है उसको बाहर कर देना चाहिए। और आगे वैसे भी आपके पास 3 ही मैचेस हैं, तो 3 मैचेस में फखर जमान को खिलाना चाहिए। जहाँ अच्छा मेरी समझ नहीं आती यार कि एक आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी आप ये नहीं कह सकते कि आप 100% वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अभी आपके चांस बन सकता है, आपका सेमीफाइनल में चांस जाना बन सकता है। जो अगर थोड़ा बहुत चांस है, आपका बोर्ड इस तरह की तकियानुसी हरकतें करके, घटिया हरकतें करके, फिर वो आपके प्लेयर्स को इतना अंडर प्रेशर कर रहा है, यार एटलीस्ट आप वर्ल्ड कप तो खत्म, टूर्नामेंट तो खत्म होने दो ना। टूर्नामेंट के बाद आप बात करो। अभी से आपने फाइन शुरू कर दी है सरफराज की, और मैं समझता हूँ सरफराज आपका पास था, उसको पास में रहना चाहिए। अब आगे वो बनता ही नहीं है। आपने बाबर नहीं रखना, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन अभी ये चीज नहीं बनती। आपको चाहिए था कि आप थोड़ा वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, फिर आप ये चीजें। अब अभी कुछ दिनों घंटे पहले मैंने ट्वीट पढ़ा जी, इंक्वायरी करवा रहे हैं जी, 5 बंदों की कमेटी बनाई है। और यार खुदा का होप करो, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी टूर्नामेंट चल रहा है, तमाम जैसा आपके पास कोई है ही ना। और यार नहीं, वो कह रहे हैं जी सिलेक्शन किस बेस पे हुई है, किसने सिलेक्शन की है, उसकी इंक्वायरी। मैं आपको डिटेल बता दूं ना क्या चक्कर है। कहानी कुछ ये है कि किसी ने, जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट करके इनको बताया है कि इंजमाम की एक एजेंसी है, उस एजेंसी के अंदर इंजमाम का भी शेयर है, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान के भी शेयर्स हैं। अच्छा, अब ये एजेंसी जो है ना, ये कहती है प्लेयर्स को, अगर आप अपना मैनेजर हमारे साथ ताल्लुक रखोगे, हम आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लाके देंगे जो एडवर्टीजमेंट के होते हैं, तो फिर आपको इतनी श्योरिटी है कि आप
खेलोगे पाकिस्तान से। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई मामला होगा मेरे बिल्कुल ख्याल में। यही है। तो ये जिसको कहते हैं ना किसी ने लीक किया और जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ना इन्होंने जो टीम है ना एजेंसी की बेस के ऊपर बनाई है कि वो अपने खिलाड़ियों को लेकर आना चाहती थी। कितनी गलत बातें फैलाई जा रही है, समझ मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ इसकी। देखें, आपको इंजमाम का बैकग्राउंड पता है, रिजवान भी ऐसा ही कहा लगता है कमाल कर रहे हैं आप। और मेरी बात सुने, ये सरफराज एंड कंपनी को ना क्रिकेट से और हमारी टीम से दूरी रखें। हारने के बावजूद हम नहीं ये चाहेंगे कि आप बाबर और रिजवान को बिल्कुल भी चेंज करें, बिल्कुल भी, खबरदार। और आप इंजमाम की बात करें, आपसे लाख दर्जे अच्छे, आप उसे फ्री हैंड तो दें। वो एक हीरो है। हम मजम्मत करते हैं आपके इस फैसले की, और मैं दोबारा देखना चाहता हूँ इंजमाम को ऐसे, लेकिन आप उसे फ्री हैंड दें। नहीं, वही तो बात है ना। आप बिल्कुल, अब देखें, एक इतना पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी दुनिया में बड़ी फेमस है, आपने उसको बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। आप वर्ल्ड कप के दौरान ही आपके चीफ सिलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है, और चीफ सिलेक्टर आपका कौन है जिसके पाकिस्तान की तरफ से बेशुमार रिकॉर्ड्स हैं, जिसने बेशुमार इतने सालों क्रिकेट खेल ली है, हजारों रन उसने बनाए हुए हैं, और आप उसको इस तरह कर रहे हैं। यानी कोई लल्लू पंजू तो नहीं है ना जिसको आप इस तरह उठा के एकदम उसने रिजाइन दे रहा है, और वो कह रहा है कि जो इंक्वायरी शुरू हुई है, जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक मैं नहीं ओहदा लूंगा। और उसकी बड़ी अच्छा उसने डिसीजन लिया है। और इस हवाले से मैं शाहिद अफरीदी का भी सुन रहा था, शाहिद अफरीदी ने भी वो जो मैसेज वाली आजकल आप सुना ही होगा, बाबर आजम का मैसेज, यार आप कितनी घटिया, देखो काम देखो, एक पर्सनल चैट है, आप पर्सनल चैट को नेशनल टीवी पे आप दिखा रहे हो। यार कोई करने वाली बात करो। एक तो आप प्राइवेसी खराब कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो जी हमने परमिशन ली है। यार हद हो गई आपके वाली। और जिसने परमिशन दी, क्या बात है, मतलब आप चेयरमैन पीसीबी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो एक जैसे कि बनाना पीसीबी, वो बनाना रिपब्लिक नहीं होता जैसे, बिल्कुल उस तरीके से ये चल रहा है। कोई एक तरह का कोई लॉ ही नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। देखें, रमीज राजा था ना, तो बड़ा अच्छा, एहसान मानी के दौर में भी अच्छा चल रहा था। एहसान मानी तो नंबर 1 इमरान खान, एहसान मानी और वसीम खान को मेरिट पे लाए हुए। यार क्या बंदा था यार। उस वसीम खान ने इनको सीधा करके रखा। आईसीसी में बैठा हुआ वसीम खान, आपने हीरा गवाया है, फिर चलें ठीक है निजम सेठी आ गया, लेकिन वो भी इस तरह का नहीं था चेयरमैन जिस तरह का ज़का अशरफ साहब साबित हो रहे हैं। यानी आप एक तो पूरा अच्छा, अब देखें एक सीनियर पाकिस्तानी प्लेयर का इंटरव्यू जो लीक हुआ है इंडिया की न्यूज़ एजेंसी, उनको भी देख लें आप। उन्होंने इस बिना पे इंटरव्यू दिया कि मेरा नाम नहीं आएगा। उन्होंने कहा जी बोर्ड चाहता है कि आपकी जो टीम है ना वो फेल हो जाए वर्ल्ड कप। मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। होता है क्या कि वो कहते हैं इंटरव्यू देते हुए, एक बड़ा फेमस इदारा है, नाम नहीं हम ले रहे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कहते हैं ना इन्वायरमेंट से नाखुश थे, कहते हैं कि हमें हर वक्त होटल में बंद रखा जाता है, हम बाहर नहीं जा सकते। वो नाखुश थे इस चीज से भी कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, ग्राउंड में जाएंगे। और जब पाकिस्तानी फैंस हमसे बड़ा नाराज, हम बुरी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हमें ही पता है, लेकिन हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने की, आएगी परफॉर्मेंस अच्छी। लेकिन कहते हैं कि जिस टाइम पे हमें अपने बोर्ड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर रहे, बल्कि वो हमारे लिए और मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। बार बार जाके स्टेटमेंट्स लॉन्च करना बोर्ड की तरफ से जो आ रही है, ये क्यों वो कर रहे हैं, हमारे लिए और मुश्किलात को क्रिएट कर रहा है हमारा बोर्ड। ये उन्होंने कहा, नाम नहीं पता किस खिलाड़ी ने ये इंटरव्यू दिया, लेकिन सीनियर खिलाड़ी था, जो कि कितनी डिसअपॉइंटेड बात है ना, कि मतलब के वर्ल्ड कप चल रहा है, आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये समझ से अब कल का भी मैच है, आप देखें, क्या पता आपकी टीम सेमीफाइनल में चली जाए, कुछ भी हो सकती है ना। अगर चली जाती है तो आप किस मुंह को फिर आप भाई मेन काम तो आपका टॉप 4 में जाना। और मजे की बात ये है, कोई अपोलॉजीज किसी किस्म की नहीं आ रही, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही इस हवाले से, जो पिछले 2 दिन में हो चुका है। अब तक रेजिग्नेशन आ गया, फिर वो चैट लीक वाला सीन हो गया, किसी की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही। इतना के रिडिकुलस बड़ा घटिया किस्म का बोर्ड इस वक्त पाकिस्तानी बोर्ड बना हुआ है, और ये प्रोफेशनलिज्म तो खत्म ही हो गई है बिल्कुल। आप इवन के बांग्लादेश को आप बातें करते हैं, बांग्लादेश का बोर्ड देखें इस वक्त किस तरह कर रहा है। इवन के आप इंग्लैंड बोर्ड देख लें, वो तो उनकी तो बहुत ही बेचारों की बुरी हालत हुई पड़ी है, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बयान ही नहीं आया उधर से, आप देखें। पता नहीं हम लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं, इतने प्रोफेशनल, हालांकि हमारी वन ऑफ द बेस्ट टीम बिल्कुल होती है। ऊपर से कल बांग्लादेश के साथ मैच है, फिर उसमें बस मैं कहता हूँ कि यार प्रेशर ना आए। बांग्लादेश के मैच में ना लाजमी बस हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, उस तरीके की क्रिकेट नहीं खेलनी जो हम खेलते आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक आखिरी, मैं समझता हूँ, मुझे लगता है आखिरी मौका है जिसमें हम अपना रन रेट जो है ना वो बड़ा बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमें
इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। मैंने पिच तो नहीं देखी ना, मुझे पिच का पता है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान प्रिडिक्शन पे आ जाए, प्रिडिक्शन बताएं आप। देखिए पाकिस्तान मैं चाहता हूँ कि बड़े मार्जिन से जीते, और मैं पाकिस्तान के साथ हूँ इंशाल्लाह। कल पाकिस्तान जीतेगा, कल पाकिस्तान जीतेगा। आपने प्रिडिक्शन कर दी 70-30। 70-30। रिजवान भाई आपकी प्रिडिक्शन क्या है? देखिए मैं तो इससे ज्यादा ही प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे होती भी नजर भी आ रही है। मैं आपको बताऊं कि इतनी भी देखिए हमने तो बहुत बातें की हैं, ख्यालात ही होते हैं, एक अजम्पशन पे जो है ना, मतलब वो 100% होता तो नहीं है, लेकिन कुछ आपके प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो आपके पास स्ट्रेंथ होती है ना, आप उससे ही आप अपना बताते हैं कि जी ये मेरी प्रिडिक्शन है। और क्रिकेट के अंदर तो मतलब आप देखें इंग्लैंड क्या क्या कर रही है इंग्लैंड, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी ये हतमी ही हारेगा या ये हतमी ही जीतेगा। हमें तो एज ए अपनी टीम हम तो उसके साथ थे, हैं और रहेंगे, और सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, हर मुल्क में ऐसे ही होता है। तो मुझे तो यही नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला हम तो अगले तीनों मैच ही जीत रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदर फिट भी हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल कल के मैच की प्रिडिक्शन वो बेहतरीन ही है और 70+ से ही है। बिल्कुल 70+ अच्छी प्रिडिक्शन की है और मुझे ही पूरी उम्मीद है कल पाकिस्तान बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। बिल्कुल 70% मेरा भी मानना है पाकिस्तान ही जो कल जीतेगा। ईडन गार्डन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पहले बल्लेबाजी करते हैं ना तो रन्स कम ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस पहले बल्लेबाजी करके जीतने का होता है। आपको याद होगा एक इंडिया का मैच था लंका के साथ, केएल राहुल ने जितवाया था, वो भी लो स्कोर मैच था, बड़ा फंस गया था, इंडिया के हाथ से आउट हो गए थे चेस करते हुए, 200 समथिंग को चेस कर रहे थे। पिछला मैच बांग्लादेश का न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड ने 240+ रन कर दिए, उसके बाद बांग्लादेश से चेज में बड़ी बुरी तरह से बांग्लादेश हारा। तो ईडन गार्डन का रिकॉर्ड रहा है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। पाकिस्तान को चाहिए पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड के ऊपर ज्यादा रन लगाए। पाकिस्तान 300 तो इंशाल्लाह फिर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हाँ वही ना, ये हमारे पास बड़ा अच्छा करना चाहिए। आपकी एक दफा खिलाड़ी सेट हो गया ना, फिर आपके खिलाड़ी बड़ा मारे। कल मैं चाहूंगा कि बाबर आजम सेंचुरी भी मारे और बाबर आजम एग्रेसिव खेले, डरे बगैर। बिल्कुल बाबर आजम का मैं और जवाब दे जरा सबको। देखिए पीछे ना बाबर आजम का जो एवरेज है ना, सबसे कम स्ट्राइकर और सबसे कम एवरेज स्पिन के खिलाफ जा रही है। देखिए मुझे याद है 2-3 साल पहले बाबर स्पिनर को बड़ा फेंटा लगाता था। मेरी समझ से बाहर है बाबर को क्या हो गया। मेरा ख्याल है बाबर को ना अपनी कैप्टनसी को और ये सारे मामले को पिच साइड पे करना चाहिए, एक नॉर्मल प्लेयर की तरह खेले और मारे, खुल के खेलना चाहिए। हाँ विकेट बचाए, लेकिन जो बॉल आपको मिलती है उसमें मारे, एक प्लान के साथ जाए। बिल्कुल सही बात की है और ऐसा ही होना चाहिए। रिजवान भाई, वन प्लेयर फ्रॉम बोथ टीम। बाबर आजम मैंने बहुत कम ही बाबर आजम को प्रेडिक्ट किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल बाबर आजम आपको जो है ना कुछ करके देगा। और उधर से देखिए मैं देखा ये जो है ना, ये उधर से मैं मुश्किल है मोहम्मदुल्लाह और ये शाकिब के दरमियान, ये दोनों में ज्यादा बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही। जी तो शाकिब ही है कल मेरा ख्याल। अब्दुल्ला भाई यार पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और बांग्लादेश की तरफ से महमूदुल्लाह और मोहम्मद रिजवान। अच्छा जी, मैंने भी, अब आप दोनों ने मेरा वाला नाम पिक कर लिया हुआ है, तो मैं फिर जिसको कहते हैं ना चला जाता हूँ पाकिस्तान के स्टार्ट बॉलर शाहिनशाह अफरीदी के साथ। और उधर से मुझे लगता है लितुन दास एक ऐसा प्लेयर है जो टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान को। आपने जरूर कमेंट के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है कि मैच कौन जीतेगा, और हम चाहते हैं कि पूरा हर कोई हमें सपोर्ट करे कल के मैच के अंदर। वर्ल्ड कप को इंटरेस्टिंग बनाना है। कल पाकिस्तान हार गया तो वर्ल्ड कप सीधा बोरिंग हो जाएगा, फिर मजा नहीं रहेगा। कल पाकिस्तान जीतेगा तो अगले मैचेस, न्यूजीलैंड के मैचेस देखने का भी मजा आएगा, ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस का भी मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी थोड़ी देर के लिए, तब तक के लिए।